नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कॉर्बेट पार्क के घर छोटी हल्द्वानी से शुरू हो रहा पहला नया पर्यटन जोन। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की आयोजित। यातायात के साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी जिले में होगी दुरुस्त। कमिश्नर कुमाऊं सचिव एवं सीएम का निरीक्षण। हल्द्वानी विधायक ने डीएम पर लगाया आरोप। भाजपा से कहा डीएम को दे दे मेयर का टिकट। बच्चा चोरी करने वाले व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने देहरादून में की प्रेस वार्ता। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक। विभिन्न व्यवस्थाओं का लिया जायजा। खाम लीज भूमि विनियमितीकरण भूमिधरी की श्रेणी में दर्ज की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 5वां राज्य खेल आयोजन का विधिवत उद्घाटन। राजकीय पॉलिटेक्निक रामनगर में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाने की बात की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार के 100 दिन के कार्यों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें हमने कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के निर्णय लिए हैं। साथ में हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको बढ़ाने के लिए पिछले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही साथ क्योंकि मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, ये जो 100 दिन में हमने 15 लाख करोड़ का निवेश किया है, इससे सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के अंदर हुआ है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से भारत का दृश्य बदला है पूरे दुनिया के अंदर, ये 100 दिन के अंदर उसको और ताकत बल देने का काम किया है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे हवाई अड्डों के संबंध में है, नए रनवे पर डेवलपमेंट हैं, चाहे रेल नेटवर्क है, चाहे रोड नेटवर्क है, इन सारे चीज़ों के साथ साथ गाँव की कनेक्टिविटी भी बढ़े, इस पर भी हमने इस 100 दिनों के अंदर बहुत सारे बजट का प्रोविजन किया है। विश्व प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट व कॉर्बेट साहब के नाम से प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से एक नया पर्यटन जोन खुलने जा रहा है, जिसमें कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी में उनके जीवन की बिताई हुई लेगेसी की सफारी के दौरान मिलेगी विस्तार से जानकारी। बता दें, ये नया पर्यटन 45 किलोमीटर का होगा, जिसमें पैदल ट्रैक के साथ ही जिप्सी सफारी का भी पर्यटक लुत्फ उठा पाएंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कॉर्बेट जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के पर्यटक आते हैं। एक तो जो कॉर्बेट के नेशनल पार्क को एंजॉय करने आते हैं, उसके साथ साथ ये भी आते हैं जो कॉर्बेट की किताब पढ़ के कॉर्बेट के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए भी आते हैं। तो इनको देखते हुए और ये टूरिज्म को कालाडूंगी में भी बढ़ावा देने के लिए एक नया जोन खोले जा रहा है। यहाँ पे ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से खोल रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो भी कॉर्बेट के बुक्स में मेंशन थे, जैसे कि उनका विंटर रेसिडेंस जो कालाडूंगी छोटी हल्द्वानी में है, उनके गांव, वहां के आयन फाउंड्री और बौर नदी में जो जाते थे वो नहाने के लिए, या वहां पे सांदनी चौड़ या भूमका चौड़ में जहां उन्होंने पवलगढ़, बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मारा था, तो ये सारा इनका जो बुक्स में जो मेंशन्ड है उसको एक लेके एक पूरा ही हेरिटेज सर्किट बनाया है, जो टोटल 45 किलोमीटर का सर्किट रहेगा, जिसमें रेवेन्यू लैंड भी रहेगा, जैसे कि ये छोटी हल्द्वानी का गांव हो गया और हमारे कॉर्बेट फॉल्स हो गया, बाकी जगह। और उसके साथ साथ हमारे सांदनी गांजा से लेके ये हमारे मूसा बंगर से लेके ब्रह्मगु मंदिर होते हुए, वहां से आगे जाते हुए आप सांदनी गांजा होते हुए पवलगढ़ का एक सफारी का ट्रैक भी रहेगा। तो ये दोनों मिलके एक हेरिटेज सफारी प्लस जंगल सफारी दोनों को मिला के एक सर्किट बनाया जा रहा है। कितनी जिप्सियां इसमें चलेंगी? अभी इनिशियल एनालिसिस के ऊपर तो हम सुबह 30 और शाम को 30 को करेंगे, और यहाँ पे रोजगार कालाडूंगी इनको रोजगार बढ़ाने के लिए वहाँ के लोकल्स को ही हम इसमें नेचर गाइड्स को भी रिक्रूटमेंट कर लेंगे। इसका स्टार्ट हमारा होगा कॉर्बेट म्यूजियम से। ये हमारा ए पॉइंट होगा, यहाँ से वो जाएंगे आयन फाउंड्री, वहां से छोटी हल्द्वानी घूमते हुए
वापस यहाँ सफाई जिप्सी में बैठ के वो जाएंगे मूसा बंगर से वो जाएंगे पवलगढ़ रेस्ट हाउस से बेलपड़ाव होते हुए कॉर्बेट फॉल्स होते हुए बाहर आएंगे। मेरा नाम मोहन पांडे है, मैं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति से हूँ और बाय प्रोफेशन एज ए नेचर गाइड यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो जोन खुला है कॉर्बेट हेरिटेज सफारी इसको नाम दिया गया है। 2001 में इको पर्यटन यहाँ पर शुरू हुआ, तो इको पर्यटन के तहत वन विभाग के द्वारा यह जोन यहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये अपने आप में यूनिक सा जोन है। इसमें जो है जिम कॉर्बेट की जो कहानियां हैं, जो जिम कॉर्बेट अपने किताबों में लिखा हुआ है, चाहे जंगल लॉर पढ़ लें या माई इंडिया पढ़ लें या मैनिटर्स ऑफ कुमाऊं पढ़ें, उसमें बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं यहाँ के जंगलों की। तो रियल जो जिम कॉर्बेट की जो लेगेसी है और जिम कॉर्बेट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर्यटकों को जानने को मिलेगा और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय लोग एज ए नेचर गाइड, एज ए जिप्सी मालिक, एज ए होम स्टे ओनर यहाँ पे और सोविनियर शॉप भी हम लोग यहाँ पर चलाते हैं। तो सोविनियर के माध्यम से भी ग्रामीणों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि इससे एक तो नया जोन भी मिल रहा है पर्यटकों को, आने वाले पर्यटकों को, इसके साथ साथ नई गतिविधि और नया रोजगार यहाँ पर सृजन होगा। देखिए ये बहुत पहला जोन भी है, यूनिक भी है, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट साहब थे जिनके नाम पे पार्क का नाम रखा गया जो रामनगर में है, तो उसकी पूरी एक झलक यहाँ पे मिलेगी। यानी कि जो कॉर्बेट कौन थे, उन्होंने क्या काम किए और क्या क्यों उनके नाम पर रखा गया, वो पूरी कहानी यहाँ पे नेचर गाइड के द्वारा बताई जाएगी। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक मंडल में जाकर वे सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता कराने का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पर्व के तहत हमारा सदस्यता का अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन में 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा। क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा की और कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना, ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है। और हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के नागरिकों को हम जिनके 18 साल उम्र हो चुकी है उनको भाजपा से जोड़े, उद्देश्य के कार्यक्रम इस बीच हमारे चल रहे हैं। नैनीताल जिले में पार्किंग से जुड़ी एक अच्छी खबर है। पार्किंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर KMVN पार्किंग बनाने जा रहा है। फिलहाल नैनीताल में 2 पार्किंग, भीमताल में 1 पार्किंग, हल्द्वानी में 2 पार्किंग है। इसके अलावा कैंचीधाम, सातताल और हल्द्वानी में 4 से 5 पार्किंग पाइपलाइन में है। पर्यटन स्थलों में जाम और गाड़ी खड़ी करने की समस्या को लेकर पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। KMVN के जनरल मैनेजर विजयनाथ शुक्ल का कहना है कि बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जिले में वाहनों के दबाव और जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए जहाँ तक पार्किंग की बात है, वीसी मैडम के निर्देश पर लगातार हम नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल जितने हमारे पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सभी में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में 2 पार्किंग बन के तैयार हैं जिनके टेंडर किए गए हैं। भीमताल में हमारे गर्म पानी में 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग हमारी हल्द्वानी में है। इसके अलावा हमारी 3-4 पार्किंग अभी पाइपलाइन में है जिस पे हम काम कर रहे हैं ताकि वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जा सके और सड़क पे लगने वाले जाम से मुक्ति पा सके। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आज आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को बारीकी से देखा। उन्होंने NHI, PWD, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा भी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक NHI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्ट्स बन गए जिससे कि नदी का जो
बोल्डर स्टेज में नदी रहती है, इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे, जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे, इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी पीडब्ल्यूडी ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फ़िलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इरिगेशन ने अपनी स्टडी यहाँ पे करा दी है, तो इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर पे एक बैठक होनी है, जिसमें प्रोटेक्शन वर्क्स की तो बहुत आवश्यकता है ही, स्पेशली क्योंकि लैंड हमारे पास पहले से कम है, और वो ज़मीन अगर नदी के कटने से और कम हो जाती है तो डेवलपमेंट की लैंड नहीं बचती। तो लैंड को रिक्लेम करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है। और डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज, चाहे वो रेलवेज़ की हों, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हों, फॉर दैट मैटर जो शहर भी है, इसको बचाना बहुत आवश्यक है। और इन योजनाओं पे काम चल रहा है। और एट द सेम टाइम जो चुगान होता है वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से हो कि फ्लो बीचों बीच रहे, उसको भी इंश्योर करना है। सर, HAI के भी ऑफिसर साथ में हैं और उन्होंने काम वहाँ पे शुरू कर दिया है। मटेरियल की डिमांड भी उन्होंने प्लेस कर दी है। तो लाइट व्हीकल्स के लिए इनको कहा गया है कि इसको 20 दिन में ये लोग चालू करें, और बड़े व्हीकल्स के लिए तो क्योंकि हमें दूरगामी काम करने पड़ेंगे, परमानेंट वर्क्स करने पड़ेंगे, उसमें वक्त लगेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने नैनीताल जिले के जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर न तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और न ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी भाजपा के पदाधिकारियों को बगल में बैठा कर जनता दरबार लगा रहे हैं, एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रहे हैं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था, व्यापारी बंधु ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं, जिनकी दुकानें टूटनी हैं, उन पे भी अनर्गल दबाव बनाकर, जिनके और प्रतिष्ठान है उनको सीज करके, रेड करके, उन पे दबाव बनाकर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि हम खुद स्वतः तोड़ लेंगे। तो ये तो गुंडागर्दी प्रशासन की तो चल रही है, वो तो साफ वही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की ही आवाज़ जब नहीं सुनी जाती, इनके मंत्री हो गए, इनके विधायक हो गए, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा संरक्षण डीएम महोदया को दे रही है। चुनाव भी नज़दीक है, तो मैं तो उनसे आग्रह यही करूँगा, इन्हीं को मेयर का टिकट दे दीजिए डीएम मैडम को, यही बहुत अच्छी प्रत्याशी बनेंगी जब इन्हीं की सुननी है और कोई बोल भी नहीं सकता। मैं देख रहा था निवर्तमान मेयर साहब, हमारे बड़े भाई जोगिंदर पाल रौतेला जी भी, उनके बगल में बिल्कुल वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब रजनीगंधा चबा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला व्यापारियों के हित में, या कोई बीच में बात नहीं कही। पूरी डीएम मैडम विमोचन दे रही है 15 मिनट का। और वैसे भी जो भी फरियादी आते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, एक सम्मान से इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन ये एंड में जितने भी लोग हैं पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोग भी जन सेवा के लिए यहाँ पे आए, तो हम तो उस सम्मान से और उस व्यवहार से लोगों से बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यवहार की कमी हमने देखी है। और देखिए 2027 का भी चुनाव आने ही वाला है, तो बहुत बड़ा योगदान इनका होगा। जब सुपड़ा साफ या भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो ऐसे अधिकारियों का बहुत बड़ा उसमें योगदान होगा।
सुल्तानपुर पट्टी में स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बच्चे घर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें लालच देने की कोशिश की, जिससे बच्चे घबराकर स्कूल में वापस चले गए। विद्यालय के एक अध्यापक ने बच्चों को घर पहुंचाया और बच्चों ने आप बीती अपने माता पिता को बताई, जिससे बच्चों के माता पिता ने उक्त व्यक्ति का पीछा किया तो वह व्यक्ति जंगल में जा छिपा। मोहल्ले में हल्ला काटते ही मोहल्ले वासियों ने उस व्यक्ति का पीछा करते हुए नदी के पार जा उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे स्कूल से जा रहे थे। बच्चे स्कूल से जाते पे आगे चलकर एक शिव मंदिर पड़ता है, वहाँ कोई दूर दूर तक जो है मैदान पड़ा हुआ है साफ। वहाँ किनारे पे जाके इन्होंने जो है बच्चे को पकड़ा और कंधे पर डाल लिया और बह ले जाने लगा। मैं समय पे आया, काम कर मौके पे पहुंचा। मैं मौके पे मैंने इसको पाया। बच्चों ने मुझसे कहा घबरा करके एकदम से कि पापा मेरे लिए पकड़ के ले जा रहे हैं ये। तब जाकर के मैंने इनका पीछा करा और पीछा करने के बाद में ये भागते चले गए और ये नदी किनारे जाकर जो पानी पार करने के बाद में जो पानी पार करके हाथ आया जाकर के ये बच्चा पकड़ने वाला ये चोर है और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये जितने भी यहाँ सुल्तानपुर पट्टी इधर उधर और बच्चे खोए जा रहे हैं, सारी जानकारियां यही देंगे बच्चे पकड़ने वाले। जितने भी एक माँ बाप सारे अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, आज ये इन बच्चों को पकड़ करके ले जाने के बाद में और क्या करते हैं इनका ये आज ये बताएंगे इस चीज के लिए और ये जानकारी देंगे इस चीज की कि ये बच्चों का करते क्या है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी का बयान हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, ये बयान अपमानजनक है। साथ ही इस बयान की निंदा की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस का वो जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, ऐसे कांग्रेस का असली चेहरा कुछ है, दिखावा कुछ और करते हैं। अगर अभी मैं देख रहा था आपके उस पे एक शैलजा कुमारी जी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया। तो इनका चेहरा दिखता है कि कितने दलित विरोधी है, कितने एसटी विरोधी है, कितने ओबीसी विरोधी है। और ये स्टेटमेंट मेरे पास उनका जो उन्होंने यूट्यूब में भाषण दिया उसका है, वो आपको शेयर हम कर देंगे। उसमें आप खुद देख सकते हैं कि वो तोड़ मोड़ के किया हुआ है, वह उनका एक्चुअल बयान। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जनपद में हो रही विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से किस तरह बेहतर कार्य किया जा सकता है उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट ट्रेल को विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मंत्री जी की जो आदर्श चंपावत की परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए हमारा प्रयास इस तरफ है कि वन विभाग के स्तर से क्या क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है। एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जिम कॉर्बेट ट्रेल का है, उसकी आज मैंने समीक्षा भी करी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बात भी करी है और किस प्रकार से इसकी डीपीआर को जल्दी से जल्दी हम लोग गठन कर पाएँ और ये योजना धरातल पर उतर पाए, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। उसके अलावा जो लोकल हितधारक हैं हमारे, जो होम स्टे के ओनर्स हैं, उनसे हमने बात करी है, जो स्थानीय युवा हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है बर्ड वॉचिंग का, उनसे भी हमने चर्चा करी है और हमारा प्रयास इस तरफ है कि किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन इस योजना के माध्यम से हम लोग कर पाएँ ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ हो सके। तो होम स्टेज ओनर्स के साथ और बर्ड वॉचिंग और नेचर गाइड्स और हेरिटेज टूरिज्म को किस प्रकार से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, इससे उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है और एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट हम लोग इसकी बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से सारी सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो टूरिस्ट हैं उनको उपलब्ध हो पाएंगी एक ही पटल पर और जल्दी से जल्दी इसकी परिकल्पना साकार हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद हम लोग फील्ड विजिट भी करेंगे और इन क्षेत्रों का विजिट भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चंपावत जनपद में वन विभाग के द्वारा जो अन्य कार्य किए गए हैं जैसे वृक्षारोपण है कैंपा योजना के अंतर्गत और भी अन्य कार्य हैं, उनका भी मैंने अवलोकन किया है। कल शाम को मैं फील्ड में ही था और आने वाले समय में और किस प्रकार से बेहतर काम किए जा सकते हैं इसके बारे में मैंने समीक्षा करी है। इसके अलावा वन और वन्यजीव अपराधों की भी हमने समीक्षा करी है और आगामी जो वनाग्नि हमारा काल शुरू होने वाला है उसके लिए क्या तैयारियां हम लोग अभी से करना शुरू करें, किस प्रकार से हमारे क्रूज स्टेशंस को हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी हमारा ध्यान है और स्थानीय लोगों का किस प्रकार हम लोग वनाग्नि सुरक्षा में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, इस तरफ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि खाम लीज भूमि विनियमितीकरण राजस्व अभिलेखों में आबादी वर्ग 6/2 में दर्ज है। भूमिधरों की श्रेणी में दर्ज किए जाने के संबंध में वरिष्ठ भाजपा ने गौरव शर्मा के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग एकत्र होकर शनिवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
लेकिन आपको कहीं लंबे अरसे से बाजपुर के बहुत ही सम्मानित व्यापारी और अन्य गण, लगभग 135 परिवार हमारे ऐसे हैं जो इस खाम लीज को लेकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान चलते आ रहे थे और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान उस दिशा में थे। देखते हुए इसमें अनुरोध किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें एक सफल प्रयास हमारे समाज व्यापारियों का है, उनकी एक जीत हुई और सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करते हुए इसमें सरलीकरण की व्यवस्था अपनाए जाने की आदेश किए। उसमें आप सभी को संज्ञान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व में ही माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसमें सरलीकरण को लेकर अपने आदेशित किया गया है। उन्होंने उस दिशा में भी हम लोग यहाँ पर एसडीएम महोदय से मिले और अभी आगामी जो हमारी कार्रवाई इस दिशा में होनी है, नवीनीकरण की जो एक प्रक्रिया है, उसको लेकर भी हम सब लोग एक नई रूपरेखा बनाकर अपने सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से भी और सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री से भी कि इसमें हम लोग नवीनीकरण की एक व्यवस्था बनती है, फ्री होल्ड की अगर व्यवस्था बन सकती है, उस दिशा में भी एक सफल कदम उठाया जाए, जिससे हमारे जो समाज व्यापारी हैं, जो वास्तव में बाजपुर की रीढ़ हैं, इन सभी लोगों को 135 परिवारों को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो कष्ट ना भोगना पड़े, जो पिछले लगभग 35 से 40 साल से 60 साल से ऊपर, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि 60 साल तक का उनको समय हो गया, कई पीढ़ियां उनकी आगे निकल गई और वो बहुत निराशा की ओर चल रहे थे। उसमें उनको एक नया उजाला, एक नई किरण दिखाई दी है और उस दिशा में सब लोगों का प्रयास चल रहा है। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वां राज्य खेल आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास सलामी ली। एक सप्ताह तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, वुसू, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, खो खो आदि 14 खेलों के 6000 खिलाड़ी, खेल अधिकारी और कोच हिस्सा ले रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मनोज सरकार जी गुब्बारे और अब माननीय जिस प्रकार से आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी हो और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेक काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। जो खेल कोटा पहले बंद हो गया था वो भी फिर शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं हम खिलाड़ियों के, क्योंकि देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड खेल भूमि बने, इसके लिए हम काम। सर, स्टार प्रचारक के रूप में आप हरियाणा भी गए, कश्मीर भी गए, किस तरह का माहौल लग रहा है? जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव, जम्मू कश्मीर में पहली बार धारा 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। ये जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। वहाँ चुनाव को लेकर, लोकतंत्र की बहाली को लेकर लोगों में अपार उत्साह है और मोदी सरकार ने जो धारा 370 वहाँ पर समाप्त की है, उसके बाद वहाँ पर जो शांति स्थापित हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है, पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद की घटनाएं कम हुई हैं। वहाँ पर्यटन बढ़ा है, विकास तरक्की की ओर तेजी से बढ़ा है। लगभग 70,000 करोड़ से अधिक का वहाँ पर निवेश आया है। पर्यटन 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है और इन सालों में लोग जो भयक्रांत रहते थे, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ये सब जो अंतर है वहाँ की जनता देख रही है, इसलिए लोग वहाँ पर मोदी जी का और
डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। दिनांक 20 सितंबर 2024 को राजकीय पॉलिटेक्निक रामनगर में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह एवं भारतीय मानक ब्यूरो के लिए रिसोर्स पर्सन दीपक कुमार पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। पांडे के द्वारा स्टैंडर्ड क्लब के सदस्यों को भारतीय मानक ब्यूरो कार्यप्रणाली एवं इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीलिंग फैन शीर्षक पर छात्रों ने स्टैंडर्ड राइटिंग की। मानक लेखन के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले ग्रुप को पुरस्कृत किया गया, जिसमें ललित डंगवाल, परमेश, ऋषभ चौहान, प्रियांशु, तृतीय वर्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। कार्यक्रम का संचालन मेंटर राहुल शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विवेक चंद दीक्षित भी उपस्थित रहे। सितंबर 2024 को राजकीय पॉलिटेक्निक रामनगर में BIS स्टैंडर्ड क्लब के द्वारा आयोजित प्रोग्राम किया गया, जिसमें संस्था के तृतीय और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और साथ ही उन्होंने जो BIS स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक सीलिंग फैन के बारे में उन्होंने स्टैंडर्ड राइटिंग लिखी और सभी बच्चों को इसमें उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप को प्राइज दिया गया। और इसके लिए हम संस्था परिवार की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से BIS देहरादून को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये मानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारे समाज में स्टैंडर्ड के लिए एक जागरूकता आती है और क्योंकि यह जागरूकता ही सबसे बड़ी आज ताकत बनने जा रही है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।